Hello everyone. Today we are having the second lecture of Economy of Himachal. मेंस के पर्सपेक्टिव में GS3 के अंदर आपका इकोनॉमी आता है और इकोनॉमी में लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू हिमाचल इकोनॉमी को पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स कितना जीडीपी और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं हिमाचल के अंदर। फिर हमने देखा कि इस प्रकार से गवर्नमेंट के स्रोत हैं रेवेन्यू के, कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं जिनको हम बोला जाता है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब हमारे 3 लेक्चर रिमेनिंग है। आज उन 3 लेक्चर रिमेनिंग में फर्स्ट लेक्चर है एग्रीकल्चर का, सेकंड कल हम करेंगे इंडस्ट्रीज, परसों हम करेंगे टूरिज्म, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं हिमाचल की इकोनॉमी के। अगर हम देखें कि हिमाचल की इकोनॉमी में ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, तो हमने देखना है कि अगर प्राइमरीली एग्रीकल्चर में नियरली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड, तो क्या वो फैक्टर्स हैं कि एग्रीकल्चर में आज भी इतने सारे लोग एंगेज्ड हैं? क्यों सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करवा पा रहा हिमाचल एज एन स्टेट? और टर्शरी सेक्टर, टूरिज्म, प्राइमरीली हिमाचल में टर्शरी सेक्टर के नाम पे टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो कितनी पॉपुलेशन टूरिज्म में इन्वॉल्व है और क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी के अंदर। तो इसके हिसाब से हमने देखना है कि जो अब नेक्स्ट 3 लेक्चर हैं, दीज आर दी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म, जो मेन चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ हिमाचल है। अच्छा, अगर आप देखेंगे ये तीनों ही एरियाज, अगर आपने 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी है, 12th क्लास में 2 एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। एक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में बेस है, कॉन्सेप्ट्स हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब है वे सारे ज्योग्राफी के एस्पेक्ट जो ह्यूमन एक्टिविटीज को डिराइव करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज को ज्योग्राफी के कौन से एस्पेक्ट डिराइव करते हैं? जैसे क्लाइमेट एग्रीकल्चर को डिराइव करेगा, रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज को डिराइव करेंगे, और अदर फैक्टर्स बीट लोकेशन, बीट समथिंग एल्स, वो डिराइव करेंगे टर्शरी, क्वाटनरी और क्यूनरी एक्टिविटीज को। तो इसके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी निर्धारित करेगी काफी हद तक कि कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कोई रीजन, कोई स्टेट या कोई कंट्री एंगेज होने वाला है। ऑलराइट, तो इस हिसाब से ज्योग्राफी की अंडरपिनिंग को लेके हम इकोनॉमी को अप्रोच करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटीज ये हिंट दे रही हैं और ज्योग्राफी में ये चैप्टर्स दिए हुए, जो मैंने 12th क्लास की एनसीईआरटी का नाम आपको बताया, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका जो सेकंड पार्ट है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, उसके अंदर यही सारी इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ही चर्चा की गई है कि एग्रीकल्चर कहां पे होगा, कैसे होगा। तो इन सारी लाइट में सी डायरेक्टली भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन इफ यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि अप्रोच कैसे किया जाता है किसी भी टॉपिक को, तो वो अप्रोच अगर आपकी सही हो तो आपको कोई भी टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करने में मदद मिलती है। आपको पता है कि इस डेप्थ तक जाया जा सकता है, आपको पता है कि इस विड्थ तक उस टॉपिक को कवर किया जा सकता है। तो इसलिए अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज आर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दीज आर नॉट द एग्जामिनेशन वेयर प्योर क्रैमिंग इज रिक्वायर्ड। यहां रट्टा मारने वाला बच्चा नहीं सक्षम है, नहीं कारगर है। यहां पे मेथड होता है अप्रोच का। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कम समय में कौन पेपर निकालता है, तो वो कौन निकालेगा? जिसकी अप्रोच बिल्कुल सही दिशा में होगी, वो बिना दिशाहीन हुए जिस प्रकार से पेपर पूछा जाता है, जिस दृष्टिकोण से पेपर पूछा जाता है, उसी दृष्टिकोण में आंसर लिखने की काबिलियत रखता है। ऑलराइट, जब हम मेंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मेंस के सब्जेक्ट थोड़े से मैच्योर सब्जेक्ट्स होते हैं, हैवी होते हैं ये सब्जेक्ट्स। एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग और होलिस्टिक ऑर्गेनिक लिंकिंग रिक्वायर्ड है इनके अंदर। होलिस्टिक ऑर्गेनिक लिंकिंग का क्या मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको इकोनॉमी के उदाहरण तो दिए, लेकिन कैसे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्योग्राफी के बेस को लेकर चल रही हैं, ज्योग्राफी से उजागर हो रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप ब्यूरोक्रेट भी बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, HSIS भी बनेंगे, तो आप देखेंगे कि इंटरव्यू में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, लेट सपोज यू बिलोंग टू मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो आपको पूछा जाएगा कि भाई मंडी डिस्ट्रिक्ट में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब तक आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट की टोपोग्राफी नहीं पता, ज्योग्राफी नहीं पता, ये नहीं पता वो वैली रीजन है, रिवर्स हैं या नहीं है, क्लाइमेट नहीं पता, तो आप वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसके रिसोर्सेज के बारे में नहीं पता, आपको उसके क्लाइमेट, आपको पता नहीं है कि क्लाइमेट ज्योग्राफी वहां प्राइमरी सेक्टर की तरफ इशारा कर रही है कि सेकेंडरी की तरफ इशारा कर रही है।
अगर आप लाहौल स्पीति के हैं और आपसे पूछा जाए लाहौल स्पीति में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को क्या किया जाए, तो आप वहां पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं बोल सकते क्योंकि ड्राई लैंड एरिया है। तो वहां पे अप्रोच फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल बी एंटायरली डिफरेंट। अगर आप नालागढ़ बद्दी रीजन में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अलग तरीके हो सकते हैं। तो मींस कि हर रीजन, वही ज्योग्राफी, हर रीजन के डिफरेंट ज्योग्राफी है, उसी के अकॉर्डिंग उसके एक प्लानिंग बनेगा कि उस रीजन का विकास अगर किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, अगर ये किया जाए तो हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए। इसलिए वी नीड द अंडरपिनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ऑलराइट, तो ऐसे हमने अप्रोच करना होता है इकोनॉमी को। आज का लेक्चर भी एग्रीकल्चर है, और जब मैं एग्रीकल्चर भी आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं जीएस के अंदर, तो मैंने कई बार बताया है कि एग्रीकल्चर इज मेजरली ड्रिवन बाय योर क्लाइमेट और ज्योग्राफी। सेकेंडली, हाउ ह्यूमन और गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन डिस्टॉर्ट द प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डिस्टॉर्ट द प्रेजेंट अरेंजमेंट मीन्स कि हाँ, गवर्नमेंट ये निर्धारित कर सकती है कि आप हॉर्टिकल्चर मत करो, आप फ्लोरिकल्चर करो। हम एक आपको मार्केट बना के देंगे फ्लावर्स की, और आप अपने फ्लावर्स हिमाचल से चंडीगढ़ के अंदर भेज सकते हो, दिल्ली के अंदर तक भेज सकते हो। वी विल गिव यू द लॉजिस्टिक सपोर्ट, वी विल गिव यू द सप्लाई चेन, डिमांड सप्लाई चेन, और उसके तहत आपको एक रेडीमेड मार्केट मिलेगी। आपका एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि आप फ्लावर्स भी कल्टीवेट कर सकते हो, और उसमें रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से गवर्नमेंट निर्धारित कर सकती है कि अब आप हॉर्टिकल्चर मत करो, आज आप फ्लोरिकल्चर में। तो ह्यूमन इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी निर्धारित करेंगे एग्रीकल्चर को। तो इन सारे ही डोमेन में हमने आज एग्रीकल्चर को समझना है। बहुत मजेदार लेक्चर है एग्रीकल्चर, क्योंकि हिमाचल की, मैं पहले भी बोलता हूं, नियरली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो व्हाट आर अलाइड? एग्रीकल्चर का खुद का दायरा कितना बड़ा है, और उसके बाद अलाइड भी उसके साथ सफाइस कर देते हैं। तो कैसे हमने इसको अप्रोच करना है। ऑलराइट, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट आपका प्राइमरीली टास्क यही होगा, जस्ट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द हिमाचल। तो वहां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आपके जो आज हम नेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन में 3 लेक्चर करेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म, ये तीनों ही बहुत समझने जरूरी है। और इनसे भी ज्यादा समझना जरूरी है व्हाट इज द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, व्हाट इज द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहले उससे स्टार्ट करूंगा, फिर देन आई विल मूव टू द एग्रीकल्चर कि अब ऐसा एग्रीकल्चर क्यों है। डन है जी? चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर हम हिमाचल की ज्योग्राफी की बात करें, तो इफ लेट्स टेक अ सिंपल डायग्राम कि एक स्क्वायर में, एक रेक्टेंगल फॉर्म में मैंने हिमाचल को बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन। हिमाचल में देखा जाए कि अगर ये लोअर पार्ट में आपके शिवालिक्स है, सेंटर वाले पार्ट में आपके मिडल हिमालयाज, और हिमाचल वाला पार्ट है लेसर हिमालयाज भी जिनको बोलते हैं, जहां मेजरली हिल स्टेशन है। देखो अब यहीं से आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिराइव होने लगेगी। दीज आर शिवालिक्स, या वी कुड से लो हिल्स। अब यहां पे क्लाइमेट कैसा होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्राइमरीली क्लाइमेट बहुत काम आता है। तो यहां पे प्राइमरीली क्लाइमेट कैसा है कि यहां तो एक तो थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल है, जैसे हमीरपुर है, ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर के लोअर वाले पार्ट हैं, या आपके कांगड़ा के लोअर वाले पार्ट हैं। तो यहां पे अगर आप क्लाइमेट देखोगे तो यहां पे गर्मियां भी बहुत अधिक हैं और सर्दियां भी ठीक ठाक ठंडी है। ऐसे क्लाइमेट को हमने बोला है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यहां पे बेसिकली क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल। मैं 3 ही जोन में डिवाइड कर रहा हूं, कई किताबों में आपको 4 जोन भी दिखेंगे। मैं सरलता के को दृष्टिकोण में रखते हुए कि इजी टू कन्वे और अंडरस्टैंड, ये 3 आपके लिए हो जाएंगे। तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, लो हिल्स है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विद लो हिल्स। और थोड़ा सा इनके भी फुट हिल्स में, जो बिल्कुल ही पंजाब के साथ लगी हुई बेल्ट है, यहां पे लो हिल्स के साथ साथ थोड़ा सा प्लेन एरिया भी है, जो नालागढ़ वाला एरिया है, थोड़ा सा बहुत लो हिल्स है। तो यहां पे इंडस्ट्रीज लग पाई, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये प्लेन इलाका है, तो यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, पौंटा साहिब वाला एरिया और ये सारे एरियाज हैं, यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन संभव हो पाया बिकॉज ऑफ द प्लेन एरियाज। अब देखो इंडस्ट्रीज के लिए प्लेन एरियाज क्यों जरूरी है।
ठीक है, एक बार थोड़ा सा एग्रीकल्चर के नींव रख लेते, फिर इंडस्ट्रीज वाले पार्ट में हम जब कल करेंगे तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्यों थ्राइव कर रही। सेकेंडली, जो हिल स्टेशन वाला पार्ट है जहां पे मिडल हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज है, आप यहां देखोगे अब इंडस्ट्रीज लगाना यहां भी कठिन है, क्योंकि अब ऑल्टीट्यूड बढ़ गया है। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की कॉस्ट ज्यादा होती है। इंडस्ट्रीज का सिंपल कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करेंगी। अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मेरे को एक कंपनी स्टैब्लिश करनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो मैंने सोचना है कि वहां से मैं कैसे 4 पैसे कमा पाऊं। तो 4 पैसे मैं तब कमाऊंगा जब मेरे मार्जिन, रॉ मटेरियल जितने पैसे में खरीदूं और जितने पैसे में मैं अपने प्रोडक्ट को बना के बेचूं, उसमें जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा। इंडस्ट्रीज अगर पहाड़ी इलाके में आप सेटअप करोगे तो आप देखोगे वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है। क्यों जी? आप सिंपल उदाहरण है, आप प्लेन एरिया में एक बस में बैठ जाओ, ऑलमोस्ट जितने किलोमीटर बस का आपका सफर होगा, ऑलमोस्ट पर 1 किलोमीटर 1 रुपी विल बी चार्ज। नियरली यही जो है प्राइसिंग चलती है। हिमाचल के अंदर जहां भी पहाड़ी इलाका होगा, चाहे हिमाचल है, उत्तराखंड है, कश्मीर है, बस एक नहीं 1.5 से पौने 2 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करती है। फेयर विल बी हायर, मीन्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा पहाड़ों में ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी। मोर ओवर ट्रांसपोर्ट स्लो होता है पहाड़ों में एज कंपेयर टू प्लेन्स। तो मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पहाड़ी इलाके में कॉस्टली होता है। एक इंडस्ट्रियल के दृष्टिकोण में ये अच्छी बात नहीं है, प्रॉफिट कम होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए दे विल नेवर प्रेफर अ हिली और टोपोग्राफी रीजन। मोर ओवर इंडस्ट्रीज क्लस्टर में बनती है। एक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एरिया चाहिए, साथ में उसको अपनी वेंडर इंडस्ट्री चाहिए। कल जब मैं इंडस्ट्री बताऊंगा तो इसी के अंदर ये सारी बातें बताऊं, ठीक है। इसलिए पहाड़ों में पर्टिकुलरली हिली एरिया में इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश नहीं हो सकती। और भी कई सारे फैक्टर हैं, दीज आर जस्ट 1 और 2 फैक्टर्स। तो जो बीच वाला एरिया है जहां मैंने हिल स्टेशन लिखा, लेसर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, यहां पर आप या तो आप देखो फूड ग्रेन बहुत ज्यादा नहीं उगा सकते क्योंकि बहुत बड़े बड़े फील्ड्स नहीं है, टेरेस फार्मिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास स्लोप एक फैक्टर आ जाता है। तो अगर स्लोप एक फैक्टर है, टेरेस फार्मिंग करनी पड़ेगी, तो फूड ग्रेन कल्टीवेशन इज नॉट अ गुड चॉइस। तो आप वेजिटेबल्स, आप फ्रूट फार्मिंग करोगे, और यही वो बेल्ट है जो यहाँ की एप्पल बेल्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। मोर ओवर यहाँ पे अब 2 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। थोड़ा सा अपर साइड में एप्पल फार्मिंग, उसके थोड़ा सा लोअर साइड में मिडिल हिमालयस की ही हम बात करें, हिल स्टेशन स्टैब्लिश होंगे, चाहे मनाली है, चाहे कुल्लू है, चाहे शिमला है, कसौली है, ये सारे हिल स्टेशन आपके मिडिल हिमालयस में ही होंगे। तो मींस यहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है वो टूरिज्म और एप्पल और हॉर्टिकल्चर फार्मिंग होने वाली। ऑलराइट, इनके भी बियॉन्ड चले जाएं, जहां ग्रेटर हिमालयाज और बियॉन्ड ग्रेटर हिमालयस डेटा ट्रांस हैं, यहां पे आप देखोगे अब प्रॉब्लम आ गई है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। ये रेन, वर्ड सुनो, रेन शैडो एरिया में फॉल कर गया। रेन शैडो का क्या अर्थ है कि गर्मियों में यहां बारिश बहुत कम होंगी क्योंकि मॉनसूनल विंड्स जब शिवालिक्स मिडल हिमालयाज में अपने मॉइस्चर को एग्जॉस्ट कर चुकी होंगी बारिश करके, जब वो ग्रेटर और बियॉन्ड ग्रेटर ट्रांस हिमालयाज तक जाएंगी, दे विल एंड अप देयर मॉइस्चर विल बी एग्जॉस्टेड। अब वो यहां बहुत अधिक बारिशें नहीं करेंगी। इसकी वजह से यहां पे बनते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। अपर पार्ट ऑफ चंबा, कन्नौर, लाहौल स्पीति, ये कोल्ड डेजर्ट वाली बेल्ट है जो चाइना बॉर्डर के साथ या तिब्बत बॉर्डर के साथ हमारे टच हो रही है। अब यहां पे क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट वाली बेल्ट है, तो यहां पे और किसी भी प्रकार का कल्टीवेशन करना कठिन है क्योंकि मात्रा रेनफॉल की बहुत कम हो गई। तो क्योंकि रेनफॉल की मात्रा कम हो गई, यहां एग्रीकल्चर बहुत अधिक ढंग से परस्यू नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां डिफरेंट टाइप का एग्रीकल्चर चाहिए। वे क्रॉप लगाई जाएंगी जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है और बहुत ज्यादा ठंड को भी बियर कर सकती हैं। सर्दियों में बर्फ पड़ने वाली है 110%। गर्मियों में क्रॉपिंग होगी, कौन सी होंगी? गर्मियां भी इनकी ठंडी रहती हैं एज कंपेयर टू अगर आप सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ शिवालिक्स देखोगे। तो सर्दी तो है, तो क्रॉप ऐसी लगेगी जिसको पानी भी कम चाहिए, टेम्परेचर भी कम चाहिए, लो रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर वाली क्रॉप लगेगी। तो इस प्रकार से आपका एग्रीकल्चर का पैटर्न निर्धारित होता है कि शिवालिक्स के अंदर
जो मैंने बताया हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, ये वाली जो लोअर बेल्ट है इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, इन डिस्ट्रिक्ट्स की लोअर बेल्ट में वे क्रॉप लगाई जाएंगी जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है और जिनको थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर चल जाएगा, राइस फार्मिंग होगी। हाँ जी, और इसके बाद फिर वीट फार्मिंग हो सकती है क्योंकि वीट इज अ टेम्परेट क्रॉप। तो यहां पे गर्मियों में लोग राइस लगा देंगे, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप। सर्दियों में पैटर्न शिफ्ट करेंगे एंड दे विल गो फॉर वीट कल्टीवेशन। लेकिन वीट कल्टीवेशन कोई लाहौल स्पीति में नहीं करेगा जाके, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। अपर हिमालयस में भी नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर डिप हो गया है, ग्रेन फार्मिंग है, स्लोप बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा रिटर्न हो तो जाएगा, वीड भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हमने देखना है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर एज एन अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं जिससे थोड़े पैसे फार्मर कमा पाए या एटलीस्ट इतनी प्रोडक्शन हो पाए कि उसकी सब्सिस्टेंस, अपने परिवार का गुजारा हो जाए। तो इसीलिए वो वीट फार्मिंग नहीं करेगा, वो रेदर देन उस क्रॉप को कल्टीवेट करेगा जिसमें वीट से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स होंगे। तो इन सारे दृष्टिकोण में हमने एग्रीकल्चर को समझना है, प्राइमरली ज्योग्राफी के एंगल से मैंने बताया। तो अगर हम एग्रीकल्चर के डिटर्मिनेंट्स को देखें, अब देखो मैं एक चार्ट बना रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कल को आपको आईएएस का पेपर देना हो, जीएस, एचएस के अंदर जिन्होंने मेरे से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है उनको भी ये क्लैरिटी आएगी कि किस प्रकार से हम अप्रोच कर सकते हैं अगर इकोनॉमी को अप्रोच करना है, एग्रीकल्चर को अप्रोच करना है। क्योंकि एग्रीकल्चर इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन इट इज प्योरली ड्रिवन बाय ज्योग्राफी। तो देयर इज अ ग्रेट collaboration between agriculture, geography and economy when we talk about agriculture industries and the other sector of economy. ऑलराइट, तो इन सारे तालमेल को समझते हुए हमने लेक्चर को समझना है। तो अगर मैं बोलूं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर किन बातों पे निर्भर करेगा, तो उन सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर ये फैक्टर आपके थॉट में क्लियर है, बेनिफिट होगा आपको कि एटलीस्ट अगर आपको पता है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को लेके कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई स्कीम बनाएगी, कोई इनिशिएटिव बनाएगी, तो इन डिटर्मिनेंट्स के ऊपर ही बनाएगी, क्योंकि यही तो है जो एग्रीकल्चर को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें इनको समझना आवश्यक है। ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो दो प्रकार के डिटर्मिनेंट है। आप ये समझिए एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या करती है, मैंने ये पेन बनाना है, मैं प्लास्टिक लूंगा, थोड़ी सी इंक परचेज करूंगा, इसमें अगर कहीं पे स्टील लग सकता है, जैसे इसकी टिप है या इसके अगर कैप है तो वहां पे थोड़ा सा स्टील भी लगेगा, आयरन स्टील, तो उसकी भी परचेजिंग करूंगा। फिर मैं एक मशीन में इसको प्रोसेस करके एक पेन बना के सामने रखूंगा, इस पेन को बेचूंगा। तो अगर मेरे को अपनी इंडस्ट्रीज को चलाना है तो मेरे को देखना पड़ेगा सस्ते से सस्ता प्लास्टिक कहाँ मिले, सस्ते से सस्ता स्टील कहाँ पर मिले, इंक कहाँ पर मिले। फिर जब एक बार ये पेन बन गया, इस पेन को बेचने के लिए कहां पे मैं जा सकता हूं, कौन है वे लोग जो पेन को खरीदेंगे। क्या मैं ऐसी जगह पे पेन बेच रहा हूं जहां लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको पेन की आवश्यकता है, या मैं ऐसी जगह पेन बेचने जाऊं जहां लोग अनपढ़ है, पेन से लिखना नहीं जानते, वहां पे पेन बेचने क्यों जाऊं। तो मीन्स कि वी नीड मार्केट, वी नीड एरिया जहां से रॉ मटेरियल बनेगा। तो ऐसे ही इंडस्ट्री चलती है। कल के लेक्चर में ऐसी बिल्कुल सरल एग्जांपल से हम अपनी एक अंडरस्टैंडिंग की नींव रखेंगे। एग्रीकल्चर भी कुछ इस प्रकार से ही है। एग्रीकल्चर अपने आप में एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कहीं से इनपुट ड्राइव कर रही है। तो अब इसके इनपुट एरियाज को आप देखिए कि कहां से ये इनपुट को ड्राइव करती है। तो अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए, आपको चाहिए लैंड। कि लैंड मींस कि आपके पास पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कितनी है, कि आपके पास टोटल मात्रा ऑफ लैंड कितनी उपलब्ध है। सी हिमाचल के अंदर नियरली पॉपुलेशन इज 68 लाख और साइज ऑफ हिमाचल इज वेरी स्मॉल। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी लेस। एग्रीकल्चर लैंड आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैंने अभी आपको हिमाचल की टोपोग्राफी दिखा दी। हिमाचल में कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल का मतलब है जो वहां की क्लाइमेट और टोपोग्राफी अलाउ करती है कल्टीवेट करने के लिए, ऐसे लैंड की मात्रा बहुत कम है। क्यों जी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, रेन शेडो एरियाज ऑफ हिमालयस, वहां पे ज्यादा आप फार्मिंग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफी चैलेंजेस। जो ग्रेटर हिमालयस है, जहां ग्लेशियर्स हैं हिमाचल के, वहां पर भी आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते क्योंकि परमा फ्रॉस्ट है, 12 महीने बर्फ रहती है, तो वहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता।
तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन इज वेरी वेरी लेस। तो इसलिए भी नीड कि हमारे को अगर निर्धारित करना है इकोनॉमी एक्टिविटी एग्रीकल्चर करना है, तो हम सबसे पहले देखें कि भाई जमीन कितनी है अपने पास एग्रीकल्चर के लिए जो उपयुक्त है, जो योग्य है। तो हमने देखा कि लैंड की अवेलेबिलिटी कितनी है हिमाचल। तो हम देखेंगे कि पर कैपिटा, अभी मैं आपको डेटास दिखाऊंगा जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा बताता है कि कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड अभी बची हुई है हिंदुस्तान में। फिर हमने लैंड रिफॉर्म्स भी देखने हैं कि किस प्रकार से हिमाचल के अंदर या पूरे इंडिया में किन दृष्टिकोण से लैंड रिफॉर्म्स हुए, उसके ऊपर हर बार सवाल आता भी है हिमाचल के अंदर। ऑलराइट, तो लैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी से लैंड रिफॉर्म्स जुड़े हैं। मैंने यही बोला था, आपने हर डिटर्मिनेंट को लिखना है, उन डिटर्मिनेंट के ऊपर ही कल को पॉलिसीज बनेंगी। हम जिसने मेरे साथ ज्योग्राफी करी हुई है उनको पता है ये सारे फैक्टर्स हमने ज्योग्राफी की क्लास में जरूर किए। सेकंड फैक्टर जिसके ऊपर अब देखो लैंड से लैंड रिफॉर्म्स कनेक्ट होगा, सेकंड फैक्टर जिसके ऊपर एग्रीकल्चर डिपेंड करेगा वो है आप सीड किस क्वालिटी का इस्तेमाल करते हो। मींस कि आपने पढ़ा है ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में घटा, ग्रीन रेवोल्यूशन में एग्जैक्टली हमने क्या किया कि सीड की क्वालिटी को चेंज कर दिया कि एक सीड जो 6 महीने में तैयार होता था पहले और जिसमें 10 किलो गेहूं लगते थे वो हमने बदल दिया, हमने उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करी। आज वो सीड 10 की जगह 20 किलो गेहूं देता है और 6 की जगह 4 महीने में पक के तैयार हो जाता है। तो मीन्स ये अच्छा सीड है क्योंकि आप इस सीड की बदौलत जल्दी एग्रीकल्चर कर लोगे, मीन्स आपके पास टाइम ज्यादा हो गया। अगर आपके पास एक ही एग्रीकल्चर फील्ड है, आपके पास एक खेत है, आप एक गरीब फार्मर हो, अगर आपकी क्रॉप 6 की जगह 4 महीने में तैयार हो गई, आप दूसरी क्रॉप लगा दो वहां पे साल में। मींस आप जहां पहले 6-6 महीने की 2 बार एग्रीकल्चर करते थे, आज 4-4 महीने का 3 बार एग्रीकल्चर कर सकते हैं। मींस आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इसलिए जरूरी हैं, इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जरूरी हैं कि उनकी जो मैच्योर होने वाली स्टेज है वो जल्दी आ जाती है, वो जल्दी यील्ड प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसलिए कोई भी रेवोल्यूशन या कोई भी पॉलिसी सीड को लेके गवर्नमेंट बनाती है तो इस प्रकार से ही बनाएगी। अब गवर्नमेंट सीड बनाती है, ये देखो सब इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट करेंगे। एक बार एग्रीकल्चर समझो, आपको समझ आएगा कि एग्रीकल्चर कैसे इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है। ऑलराइट, तो सीड को लेके पॉलिसी बनेगी कल को। तीसरा डिटर्मिनेंट है एग्रीकल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका सॉइल। कि एग्रीकल्चर में सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर सॉइल इज फर्टाइल तो आपकी एग्रीकल्चर की आउटपुट बढ़ेगी। पहली बात एग्रीकल्चर संभव होगा और दूसरा एग्रीकल्चर की आउटपुट बढ़ेगी। अब सॉइल कैसे, अब देखो एक मैंने आपको ज्योग्राफी में उदाहरण भी देता हूं कि जहां पर भी हिंदुस्तान में ट्राइबल्स रहते हैं, आप हिमाचल में भी समझ पाएंगे क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहां पर भी डोमिनेट करती है। आप देखो हिंदुस्तान में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां पर होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जनरली ट्राइबल्स करते हैं। ट्राइबल्स कहां पे रहते हैं, जहां फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट हिंदुस्तान में कहां है, जहां हाई रेनफॉल है। ये रे फॉरेस्ट एरियाज नॉर्थ ईस्ट, ये रे हैवी फॉरेस्ट एरियाज अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये हैवी फॉरेस्टेड एरियाज है हिंदुस्तान में। क्यों जी, फॉरेस्ट आर डायरेक्टली कोरिलेटेड विद रेनफॉल। वेयर वी आर हैविंग हाई रेनफॉल, फॉरेस्ट विल थ्राइव फॉर श्योर। हिमाचल के अंदर अगर मिडल हिमालयाज में बारिशें ही तो ज्यादा हैं, जिसकी वजह से टेम्परेट फॉरेस्ट है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, ये जो अपर बेल्ट है, हाँ यहाँ पे क्या है कि सारे टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। क्यों जी, क्योंकि हाई रेनफॉल है बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी। ऑरोग्राफिक रेनफॉल, जिन्होंने मेसन ज्योग्राफी पढ़ी है उन सारे शब्दों को पहचानते हैं। ऑरोग्राफिक रेनफॉल, तो यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है। रेनफॉल ज्यादा मींस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मींस ट्राइब्स। फॉरेस्ट में कौन रहेंगे, ट्राइब्स। अब ट्राइब क्योंकि ऐसे फॉरेस्ट में इन्होंने आज कोशिश करी, चलो जी एग्रीकल्चर करते हैं। जब ये एग्रीकल्चर करने लगे और इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, फॉरेस्ट एरिया में हमेशा बनेगी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल की क्या कैरेक्टर है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिशन विल लीच डाउन टू बी होराइजन या सब सॉइल। सारे न्यूट्रिशन बह के पानी के साथ सॉल्यूबल होके नीचे की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। टॉप सॉइल इज ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। मोर इट इज अ फॉरेस्टेड एरिया, ट्रीज आर बिग, ये सारे सॉइल के न्यूट्रिशन को बहुत तेजी से एग्जॉस्ट करते हैं। तो मींस टॉप सॉइल इज हैविंग लो न्यूट्रिशन वैल्यू, लो फर्टिलिटी। ऐसी जगह पे ट्राइबल्स ने जंगल को काटा और खेती करनी चालू कर दी। 3 साल के अंदर उसकी बची कुची सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुने इस कॉन्सेप्ट को। ट्राइबल
एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बीच का जो रीजन है, हम पढ़ तो लेते हैं ट्राइबल्स आर नोन फॉर देयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे उसको समझना जरूरी है। तो फॉरेस्टेड एरियाज में वी आर हैविंग लेटराइट सॉइल विच इज हैविंग लो न्यूट्रिशन वैल्यू, लो फर्टिलिटी, और ऐसे केस में जब ट्राइबल वहां पे एग्रीकल्चर करने का प्रयास करते हैं इट्स फर्टिलिटी विल डिक्रीज, और इस डिक्रीज फर्टिलिटी के कारण दे आर पुश्ड टू मूव आउटसाइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन वेयर दे वर परसुइंग एग्रीकल्चर अर्लियर, और once they move outside, they migrate from this piece of land, they will cut a fresh forest, they will burn the forest, slash and burn, they will slash the forest, they will burn the forest and create a new agriculture field for themselves. Why? Because they are tribals, they do not have the facility of using fertilizer and recharging the nutritional value of soil. अब देखो पंजाब हरियाणा के किसान के पास पैसा है, सरकार ने फर्टिलाइजर दे रखे हैं, प्लेन एरिया है, ट्रेन लाके फर्टिलाइजर आपके गोडाउन तक रख देगी, वहां से फार्मर खरीद के अपने खेतों में फर्टिलाइजर डाल देगा, क्योंकि पैसा है, क्योंकि फैसिलिटी है, क्योंकि प्लेन टोपोग्राफी है। ट्राइबल बेचारे उन एरियाज में रहते हैं जहां इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ रोड्स है, पैसा नहीं है फर्टिलाइजर खरीदने का, दे आर बाउंड टू मूव आउटवर्ड after 3 to 4 years. That's why they are pursuing shifting agriculture. They are not the culprit. It's the government who is unable to provide them the adequate facility to pursue agriculture as an economic activity. So it is the failure of the governance कि उनको एग्रीकल्चर में शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, तो क्योंकि सरकार उनको फर्टिलाइजर नहीं दे पा रही टू रिचार्ज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब देखो इसी के साथ कुछ किसान हैं, उन बेचारों को पता नहीं कि भाई फर्टिलाइजर का मतलब यूरिया नहीं होता, मींस सॉइल को मल्टीपल न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि भाई आपने अगर वहां पे पल्सेस की खेती करी तो पल्सेस में ऐसा थोड़ी कि एक ही चीज होगी, उसमें मल्टीपल न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स होंगे, तो मींस वो न्यूट्रिशन कहां से आया, वो न्यूट्रिशन सॉइल से आया। तो मींस सॉइल को अगर आप मल्टीपल न्यूट्रिशन दोगे तो आपकी क्रॉप के अंदर, आपके फूड के अंदर मल्टीपल न्यूट्रिशन आ जाएगा। तो अगर आप एक ही प्रकार का न्यूट्रिशन दोगे तो सॉइल की बाकी एरियाज में बाकी एलिमेंट्स की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो तो आपने रिचार्ज ही नहीं करी। तो मींस की गवर्नमेंट अब अगर कल को फर्टिलाइजर के लिए कोई पॉलिसी बनाएगी, आप देखो सारी स्कीम में डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर से कनेक्ट करूंगा, कल को कोई स्कीम बनाएगी तो वो फर्टिलाइजर मींस सॉइल के रिचार्ज के लिए बनाएगी। तो सॉइल से रिलेटेड स्कीम कौन सी होगी, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबने सुनी है, हम अपनी टेस्ट सीरीज में डालते हैं, कमीशन पूछ चुका है, ऐसे पूछते हैं। देखो क्वेश्चंस को तालमेल कैसे बनता है। सी वन थिंग इज वेरी वेरी श्योर, वेरी वेरी श्योर, हमारी टेस्ट सीरीज इसलिए फेमस है क्योंकि 75 to 80% ऑफ द पेपर विल कम फ्रॉम आवर मेंस टेस्ट सीरीज। अब वो क्यों है, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन के माइंडसेट को समझ लो, आप उसकी साइकोलॉजी को समझ लो, आप सिलेबस से पिछले साल आए हुए क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लो कि कैसे सिलेबस के साथ लिंक हो रहे, तो आप थॉट प्रोसेस पकड़ लोगे। आपने थॉट प्रोसेस पकड़ लिया, रूट कॉज एनालिसिस कर लिया, तो आप समझ जाओगे भाई एग्जामिनेशन को जब पैटर्न सेट करता है उसके दिमाग में क्या दृष्टिकोण होता है, उसको पकड़ लो बस। तो आपका एग्जामिनेशन में एंटिसिपेशन का रेट बहुत हाई होगा। ऐसा नहीं हम ऐसा कर सकते, आप भी कर सकते हो भाई, जो टॉपर हैं, जो हमसे नहीं पढ़े, वो भी तो टॉपर ही हैं, तो उन्होंने ऐसा किया होगा, या जहां उन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई होगी उन्होंने उनको करके दिया होगा। तो मींस कि आपका पेपर अगर एंटिसिपेटेड लाइन में 60% नहीं आ रहा तो इट इज फॉर श्योर आप वहां नया कंटेंट 28 सवालों के लिए इम्पॉसिबल है बना दोगे। इम्पॉसिबल है आपका सिलेक्शन उस बच्चे का पॉसिबल है जिसको पता है कि ये सारे सवाल जो मैं पढ़ के गया हूं इनमें से अधिकतर सवाल आने की संभावना है। मैं पढ़ के गया हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा फटाफट उसका परफेक्ट आंसर लिख लिया, क्योंकि वो आंसर घर पे मैं 4 बार लिख के आया था। तो अगर 28 में से 16, 17, 18 सवालों के साथ ऐसा कर गए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने 16, 17 परफेक्ट आंसर लिखे हुए जिनकी प्रैक्टिस करके गए थे। हाँ, 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो टेस्ट सीरीज में कवर नहीं हुए, या थोड़े से आए थे टेस्ट सीरीज में सीधे, इन्होंने पूछ ले घुमा के ट्विस्ट कर दिया। वहां आपका एप्टीट्यूड है, आपका ब्रेन है, आपकी कैलिबर है, आपका पोटेंशियल है कि कैसे अब वो जो नया ट्विस्टेड सवाल है, अपनी नॉलेज जो हमने पढ़ाई, जो आपने गैदर करी, जो हमने टेस्ट सीरीज के द्वारा दी, उसको मॉडिफाई करके, मोल्ड करके एग्जामिनर के क्वेश्चन के डिमांड के मुताबिक वहां पे प्रेजेंट करके आगे, ये आपका एप्टीट्यूड है। तो इसी एप्टीट्यूड को तराशना है। दूसरा, जो फिक्स सवाल हैं उनको कैसे अप्रोच करें, इस प्रकार से किया जाता है।
तो एंटिसिपेशन होनी चाहिए क्वेश्चन की। तो मैं ये सारे ईगेस क्यों बता रहा हूं, अब देखो इनसे प्रीवियस क्वेश्चन कैसे लिंक होंगे। लैंड रिफॉर्म्स में आया नहीं आया सवाल, सीड के ऊपर सीड सर्टिफिकेशन आया ना 2020 में सवाल, सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर आ चुका है सवाल, फर्टिलाइजर सब्सिडी पे कभी भी आ जाएगा, फर्टिलाइजर समझ गए, अब इसके ऊपर आ जाएगा, सॉइल को रिचार्ज करने की बात हो रही है तो फर्टिलाइजर के लिए पॉलिसी। तो इकोनॉमी में मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं, आप समझो मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं वो पॉलिसी वाली साइड से आते हैं कि भाई सॉइल की हेल्थ के लिए सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई, क्या रणनीति थी, कि लैंड अगर कम है तो लैंड के लिए क्या रणनीति थी, सीड्स के लिए क्या रणनीति थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं फ्रॉम द पॉलिसी पार्ट इन इकोनॉमी। बेस कहां पर है, ज्योग्राफी से। आप उस बेस को समझोगे, आप लिंक कर पाओगे। ये दो चीजें कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच में पढ़ोगे तो नहीं समझ आएंगी, लिंकिंग नहीं हो पाएगी, एग्जामिनर फंसा देगा, इंटरव्यूअर फंसा देगा इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि आपके सब्जेक्ट लिंक्ड नहीं है। वो कहेगा ये एक बच्चा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर नहीं है ब्यूरोक्रेट जैसी। ब्यूरोक्रेट का क्या मतलब है, जिसके पास अगर कोई समस्या आए उस समस्या का निदान कर दे। वो निदान तब करेगा ना जब उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप देखोगे जो पुराने बूढ़े लोग हैं, लोग उनके पास जाते हैं कि भी पारिवारिक समस्या लेके, बीवी से नहीं बनती, बच्चा नहीं सुनता, भाइयों की आपस में नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि उनका अनुभव है लाइफ का। आप उनके पास प्रॉब्लम लेके जाओगे, दे विल गिव अ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, क्योंकि वो आपसे 20 30 40 साल बड़े हैं, उन्होंने ये फेज देख लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक ब्यूरोक्रेट पे लोग इसलिए समस्या लेके जाते हैं क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग आम आदमी से अधिक है। अगर आपकी भी अंडरस्टैंडिंग आम आदमी जैसी ही होगी, आपको भी नहीं पता चीजों में क्या कनेक्शन है, क्या गवर्नमेंट काम कर रही है, तो आप भी आम आदमी हो, आप ब्यूरोक्रेट नहीं हो, इसलिए आपका पेपर भी नहीं क्लियर होगा। तो ब्यूरोक्रेट बनने का मतलब क्या है कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को आम आदमी के लेवल से ऊपर ले जाना। तभी तो भाई एक डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख जनसंख्या है, 12 लाख जनसंख्या है, उसका केवल एक डीसी है। क्यों? क्योंकि वो उन 10 लाख से तो ज्यादा जानता है। तो जब आप उन 10 लाख को पीछे छोड़ दोगे तब आप इस कैलिबर के बनोगे कि आप उनकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसलिए ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर किया जाता है। आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने उन लोगों के फ्यूचर के निर्णय लेने हैं, 10 लाख लोगों के, तो आप में वो काबिलियत पैदा कर। ऑलराइट जी, चलो जी और फैक्टर देखते हैं। और क्या फैक्टर है जी? एक फैक्टर है जी एग्रीकल्चर का डिटरमिनेंट है जी टोपोग्राफी, कि स्लोप क्या है जी। हमें पता है स्लोप बहुत ज्यादा है, तो हमने कोशिश करी क्या, टेरेस फार्मिंग करने की, कि एग्रीकल्चर फील्ड्स बहुत बड़े बड़े पहाड़ों में नहीं बनाए जा सकते थे, छोटे फील्ड्स बने, पहाड़ों को काटा और वहां पे टेरेस क्रिएट किए, स्टेप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग क्रिएट करी। तो ये जो सारे डिटर्मिनेंट हैं, ये एग्रीकल्चर यहां से डिराइव होना शुरू होता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर द एग्रीकल्चर इज योर क्लाइमेट। क्लाइमेट के मुख्य पार्ट दो होते हैं, हमेशा याद रखो। एक होता है क्लाइमेट, जब भी कोई भी वर्ड यूज करता है उसका मतलब होता है क्या वो टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है, या उसका मतलब है क्या वो रेनफॉल के बारे में बात कर रहा है। टेम्परेचर और रेनफॉल, इन दो चीजों के ऊपर बात कर रहा है। तो अगर आप देखो, अब लाहौल स्पीति, अब मैं देखो एग्रीकल्चर से कैसे, एग्रीकल्चर में भी जो टाइप्स हैं वो डिराइव होते हैं। एग्रीकल्चर में एक टाइप है जी, आपको पता है, नोमैडिक हर्डिंग। आपने सुना होगा नोमैड्स, नोमैडिक हर्डिंग। अब ये नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है और ये कहां पे परस्यू किया जाता है? इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपको ज्योग्राफी आ गई, आपको सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ आए। नोमैडिक हर्डिंग, लोग भेड़ बकरियां चराते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए। वो भेड़ बकरियां क्यों चरा रहे हैं? क्योंकि शायद वो खेती नहीं कर पा रहे। वो खेती क्यों नहीं कर पा रहे? शायद वहां का क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी ठीक नहीं है खेती करने के लिए, इसलिए वो नोमैडिक हर्डिंग कर रहे हैं। तो मींस जहां पे क्लाइमेट कंड्यूसिव ना हो, लोग खेती ना कर पाए, कुछ तो जीवन में गुजारा करना ही है, तो उन्होंने क्या किया, भेड़ बकरियां पाली, उनके दूध को पिया, उनसे पैदा होने वाले वूल को मार्केट में बेच के 4 पैसे कमा लिए। खेती करेंगे तो इतनी बारिश नहीं है कि बहुत ज्यादा फसल की प्रोडक्शन हो जाए। तो ऐसी कम्युनिटीज उन जगहों पर रहेगी जहां क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स हैं। इस वर्ड को याद करो, क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स। ऐसी जगह हिमाचल में कहां पर है? रेन शैडो ऑफ हिमालयास, लाहौल स्पीति और किन्नौर। इसलिए लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, गद्दी कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी। क्यों यहां पे नोमैडिक हर्डिंग है? ऐसा थोड़ी कि इनको किसी ने बताया कि जी जो है आप खेती वेती छोड़ो, भेड़ बकरियां चराओ।
क्योंकि क्लाइमेट ने अलाउ नहीं किया एग्रीकल्चर, क्लाइमेट ने, ज्योग्राफी ने अलाउ नहीं किया इंडस्ट्रीज, तो क्या करें बेचारे, तो इन्होंने भेड़ बकने चले। तो मीन्स की जो आपकी नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर के भी कई सारे वेरिएंट है, आज हमने डिस्कस करने, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपी फार्मिंग, है ना, फिर अलाइड एक्टिविटीज अलग अलग है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी फार्मिंग है, पीसी कल्चर, फिशरीज की बात करें, सेरिकल्चर, तो ये सारी अलाइड एक्टिविटी है। ये कैसे होंगी, कहां पे होंगी, इनमें भी क्या वेरिएशन होगी, वो सब कुछ हम यहां से सीखने वाले, ठीक है जी। तो इस तरह से हम चीजों को पढ़ेंगे। नोमैडिक हर्डिंग, क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स है, क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट है, तो देखो बड़ा जानवर नहीं पालेंगे, गाय भी पाल सकते थे दूध के लिए, क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट है, गाय पाल लो, उसका दूध पियो, वो दूध भी ज्यादा देगी एज कंपेयर टू गोट एंड शीप। लेकिन गाय को चारा और पानी ज्यादा चाहिए। जो लोग आप में से जिन्होंने गांव में रहे हैं और लाइफ को ऑब्जर्व किया है, तो वो इन सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज है, बाकी लोगों की किताबी बेस्ड नॉलेज है, ठीक है। तो चाय को चारा ज्यादा चाहिए, तो यहां पे तो चारा ज्यादा उगता नहीं है, ना यहां पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो ये छोटा जानवर पालेंगे। गाय को लेके आप बहुत ज्यादा घूम नहीं सकते, हिली एरिया है, मूव नहीं कर सकते, बड़ा जानवर है, छोटा जानवर जो पहाड़ों की स्लोप, आप बकरी और शीप को देख लो, गोट एंड शीप को, टफेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेरेन में जाके घास खा के आ जाएंगी, मल्टीपल लीव्स की वैरायटी खाती हैं। जो काव है वो ग्रासेस के अलावा ज्यादा लेफ्ट राइट कुछ नहीं खाती। गोट को आप देखो बहुत सिलेक्टिवली, शीप को देखो बहुत सिलेक्टिवली वो लीव्स को खाती है, ड्राई एरियाज के लिए बनी है ये एनिमल्स। तो ऐसी जगहों पे शीप एंड गोट फार्मिंग या नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। यहीं पे फिर कल को वूल रियरिंग होगी, जब इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं यही एग्रीकल्चर से बेस उठाऊंगा सारा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। ऑलराइट, तो नोमैडिक हर्डिंग कहां होगी, अपर ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल, पर्टिकुलरली इन 3 एरियाज, जैसे चंबा में भरमौर डिस्ट्रिक्ट है, या अपर एरियाज है लाहौल स्पीति, किन्नौर का, वहां पे हमारी नोमैडिक हर्डिंग होती है। डन है जी। अब इस हिसाब से हमने एग्रीकल्चर को समझा। अगर एग्रीकल्चर देखो, मैंने आपको बताया था कि वीट फार्मिंग कहां होगी, राइस फार्मिंग कहां पे हो सकती है, मेज, सबसे ज्यादा मेज फार्मिंग है हिमाचल में इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन, भुट्टा जिसको बोलते हैं कॉर्न फार्मिंग, तो उसको किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एवरेज सी रेनफॉल हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को डिराइव करते हैं। अब देखो जहां पे रेनफॉल नहीं होती वहां पे एक फैक्टर और आता है, यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं है 6th फैक्टर लिखना है मेरे को, 6th फैक्टर यू कैन राइट इट, कि भाई इरिगेशन बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। अगर बारिश नहीं हो रही और आपने क्रॉप लगा दी जो वाटर इंटेंसिव है, जैसे किसान पंजाब और हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, दिस रीजन इज नॉट फिट फॉर राइस फार्मिंग। लेकिन सरकार ने कहा आप राइस लगाओ, हम एमएसपी पे खरीदेंगे, किसान को श्योरिटी मिल गई, मार्केट श्योरिटी देता है कि आपका सामान बिकेगा। मैं पेन तब बनाऊंगा जब लोग पेन खरीद रहे होंगे, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा बनाऊंगा जिसको लोग खरीदने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो मैंने पेन बनाया क्योंकि लोग पेन खरीदने को तैयार थे, किसान ने राइस उगाया, ध्यान से सुनो, किसान ने राइस उगाया क्योंकि सरकार राइस खरीदने को तैयार थी। सरकार को समझना चाहिए था कि पंजाब राइस फार्मिंग के लिए नहीं बना, आप उसका एग्रो क्लाइमेटिक पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहे हो। सरकार ने वहां राइस फार्मिंग करवा दी, किसान ने, उन्होंने कहा जी पानी कहां से लाए, यहां तो बारिश नहीं है। सरकार ने कहा ये लो फ्री का मोटर पंप और जमीन में से पानी निकालो, और इस प्रकार से गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट कर दिया पंजाब का। और पिछले 40-50 सालों के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आप आज पंजाब की ये स्थिति देखते हो, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने की कगार पे है। इन अनदर 5 to 10 years दिस होल पंजाब विल टर्न इनटू अ डेजर्ट। व्हाई डेजर्ट कैसे होगा, डेजर्ट की परिभाषा क्या है, जहां पानी का अभाव हो जाए, जैसे लाहौल एंड स्पीति, कोल्ड डेजर्ट, ठंड है लेकिन पानी नहीं है, कोल्ड डेजर्ट, पानी नहीं होगा तो वेजिटेशन नहीं उगेगी, वनस्पति नहीं पैदा होंगी। ऐसे ही पंजाब होने वाला है, हरियाणा होने वाला है कि यहाँ वनस्पति नहीं होगी, क्योंकि वनस्पति अंडरग्राउंड वाटर को सक करती हैं और वो अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे आप डिप्लीट कर रहे हो, क्योंकि आप एग्रो क्लाइमेटिक पैटर्न के अनुसार एग्रीकल्चर नहीं कर रहे। पंजाब वॉज नॉट मेंट फॉर राइस शुगर केन फार्मिंग, क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत पानी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए दुनिया में कोस्टल एरियाज में ही इनकी कल्टीवेशन होती है, क्योंकि वहां कोस्टल एरियाज में बारिश का पानी पर्याप्त होता है। तो इरिगेशन का मतलब है आर्टिफिशियली वाटर का अरेंजमेंट करना फॉर कल्टीवेशन। तो अगर तो आप कैनाल से डाइवर्ट करते हो
अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज गुड, क्योंकि भाई ऑलरेडी नदी आ रही है, पानी लेकर आ रही है, आपने उस पानी में से थोड़ी सी खेती कर ली, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे करते थे, ऋग वैदिक एजेस में करते थे। लेकिन अगर आप अंडरग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रहे हो, जिसके ऊपर शायद कल को कोई अर्बन एरिया बन सकता था, तो मींस आप नेचर को हार्म ज्यादा। तो इरिगेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, लेकिन हिमाचल बीइंग अ हिली एरिया, इरिगेशन करना मुश्किल है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को पंप के द्वारा बाहर निकालना मुश्किल है, हिली टोपोग्राफी है। कैनाल इरिगेशन के लिए प्लेन एरिया चाहिए, पहाड़ों पे कैनाल इरिगेशन बहुत कारगर नहीं होता। फुट हिल्स में तो चल जाएगा, हिमालयाज में, हिमाचल के अंदर फुट हिल्स वाले एरियाज कम है, स्लोप वाले एरिया ज्यादा है, इरिगेशन फैसिलिटी सरकार के लिए बहुत कठिन है प्रोवाइड करना। ऑलराइट, तो इसलिए इरिगेशन बहुत ज्यादा गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती, ये एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है एग्रीकल्चर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जिनको बोला जाता है बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के पैटर्न को निर्धारित करेंगे। अब किसान ने फार्मिंग करी, अकेले क्या यही फैक्टर हैं जो निर्धारित करेंगे? इनके अलावा दूसरे फैक्टर्स कौन से हैं जिनको बोला जाता है फॉरवर्ड लिंकेजेस, जो एग्रीकल्चर को निर्धारित करेंगे। अब देखो, अगर किसान ने कोई क्रॉप कल्टीवेट करी, उन्होंने एप्पल फार्मिंग कर ली, मान लो कि नॉर्थ में भी लोगों ने रोडू वाले एरिया में, शिमला में एप्पल फार्मिंग करी। जब एप्पल फार्मिंग करी तो एप्पल फार्मिंग इसलिए करी होगी ना कि कोई खरीदार आपके पास पहले से पता था कि आप एप्पल को कल्टीवेट करके चंडीगढ़, दिल्ली और इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो, इसलिए तो एप्पल फार्मिंग करी। तो जब आपने एप्पल फार्मिंग करी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है एग्रीकल्चर के। जब दूसरी वाली साइड पे हम एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं, तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एग्रीकल्चर को निर्धारित करने वाला है। तो मार्केट का क्या मतलब है कि जो एप्पल फार्मिंग अगर कोई करेगा तो वो एप्पल को कहां बेचने जाएगा। अगर वो वीट फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर करेगा, अगर वो एग्रीकल्चर के और सारी अलाइड एक्टिविटी है, फॉरेस्ट्री करेगा, सेरिकल्चर करेगा, तो इनको कौन खरीदेगा। तो मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, इसीलिए किसान हिमाचल के अंदर सिल्क फार्मिंग करेगा। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, इसलिए लोग नोमैडिक हर्डिंग की वूल को बेचने जाया करेंगे। तो मींस गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी, तो इस प्रकार से आप बोलोगे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है एग्रीकल्चर का मार्केटिंग। ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट मार्केटिंग के, अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा हिमाचल में कौन कौन सी अलग अलग प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सरकार की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। अब सरकार मार्केटिंग क्यों करके देगी? क्योंकि भाई किसान की क्षमता नहीं है। मैं एक किसान हूं, मेरे को एक लिमिटेड एरिया की लिमिटेड नॉलेज है, मेरे को पता है कि सिल्क कैसे बना जाता है, मैं बेस्ट क्वालिटी सिल्क बना सकता हूं दुनिया का, लेकिन मेरे को ये नहीं पता उस सिल्क को लेके बेचने कहां जाना है। तो गवर्नमेंट कहेगी हम सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो गवर्नमेंट कहेगी हम आपको सपोर्ट करके देंगे, आप सिल्क को बनाओ, बेचने की जिम्मेदारी हमारी है। तो गवर्नमेंट ऐसे, ध्यान से सुनो, कॉर्पोरेटिव बोर्ड्स बनाती है। बोर्ड्स कॉर्पोरेटिव होना हो जरूरी नहीं है, मोस्टली कॉर्पोरेटिव होते हैं, या लोगों से मिलवा के बनवाएगी कॉर्पोरेटिव, या सपोर्ट करेगी कि कॉर्पोरेटिव बोर्ड बनाओ, नहीं तो खुद का बोर्ड बना देगी। जैसे कॉटन बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्यों? किसान उगाए टेंशन फ्री, गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी किसान से और जाके इंडस्ट्रीज को बेच देगी कि भाई मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मेरी एक कंपनी है बॉम्बे डाइंग, वर्धमान ग्रुप हूं मैं, तो मेरे को गवर्नमेंट लाके कहेगी कि भाई हमने सिल्क परचेज किया है फार्मर से, आप इस सिल्क को खरीदो और इससे कपड़ा बनाओ। तो गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ, ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन फार्मर एंड इंडस्ट्री। इस इंटरमीडिएटरी को बोला जाता है मार्केट। गवर्नमेंट मार्केट बना के बेच रही है, डायरेक्ट इंडस्ट्री से किसान नहीं दे पा रहा था तो गवर्नमेंट ने उसके साथ टाई अप कर लिया। अगर ये गवर्नमेंट बीच में से हट जाए, ध्यान से सुनो, ये रिफॉर्म्स बता रहा हूं मैं, क्या रिफॉर्म की जरूरत है। अब सरकार बीच में से हट जाए, क्योंकि सरकार में आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक हडल्स हैं, प्रोक्योरमेंट करेगी, फिर उसको सामान को रखेगी, फिर मार्केट को बेचेगी, फिर इंडस्ट्री को बेचेगी, इस सब में कॉस्टिंग इंक्रीज कर देती है गवर्नमेंट। कॉस्टिंग इंक्रीज कैसे करती है? आपने सिंपल एक उदाहरण लो, कहीं पर भी इंडिया के अंदर हाईवे बनाए, मोस्टली हाईवे, जैसे मान लो कोई एक नया हाईवे बनाया, कोई नया ब्रिज बनाया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया, NHAI, आपको पढ़ाया हुआ मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी में, NHAI आपने बनाया। जब आपने NHAI बनाया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ब्रिज बनाया, तो उस ब्रिज का पैसा खर्च हो गया गवर्नमेंट से, उस पैसे को दोबारा कमाने के लिए गवर्नमेंट ने वहां पे टोल लगा दिया।
एक ब्रिज बनाया, एक कंपनी है L&T, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। तो यहां इस कंपनी ने भी एक ब्रिज बनाया। आप चंडीगढ़ से दिल्ली चले जाओ, सरकार के जितने ब्रिजेस हैं, जितने टोल टैक्स हैं, सबका फेयर 100 से लेके 200-250 रुपए के बीच में है। और उतनी लेंथ का अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया, L&T ने पानीपत के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट फ्लाईओवर्स की चेन बनाई है, 30 रुपीज टोल टैक्स है। क्यों फर्क आया? गवर्नमेंट आपसे ऐसा नहीं ज्यादा पैसा ले रहे, क्योंकि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग ब्यूरोक्रेसी के कारण इतनी स्लो है, जिसकी वजह से वहां पे कीमतें बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ने उस ब्रिज को 4 साल की जगह 40 साल में बनाया होगा। अब 40 साल में बनाया तो कॉस्ट बढ़ गई होगी, 4 साल के हिसाब से कॉस्ट अलग है, 40 साल की लेबर की कॉस्ट, इन्फ्लेशन की कॉस्ट, लोहा जो 1 साल पहले था वो 40वें साल में क्या रेट लग गया होगा उसका। तो मींस इतना महंगा जो 100 करोड़ का ब्रिज था, 10,000 करोड़ में गवर्नमेंट बनाती है, फिर वो 10,000 करोड़ जनता से लेती है। इसलिए गवर्नमेंट अगर कुछ भी बनाती है तो महंगा बनाती है, क्योंकि इनएफिशिएंसी है। बाद में जब आप गवर्नेंस पढ़ोगे तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट हमारी इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंसी है, बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक एंड रेड टेपिज्म। कायदे कानून इतने मुश्किल होंगे कि वो फॉलो ही नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से कॉस्टिंग इंक्रीज होती है। तो इसलिए अगर प्राइवेट प्लेयर डायरेक्टली फार्मर के साथ कोलैबोरेट कर लें तो गवर्नमेंट बीच में से हट जाएगी, इंडस्ट्रीज को सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा, किसान को महंगे दाम पे रॉ मटेरियल बेच पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री डायरेक्ट है, बीच में गवर्नमेंट नहीं रही। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एग्जांपल, किन्नौर में और लाहौल स्पीति में लोगों ने वूल, भेड़ बकरियां चराई और गवर्नमेंट को वूल निकाल के दे दिया। गवर्नमेंट ने वूल को साफ किया, उसको ठीक किया और उसको ट्रक में भर के ट्रांसपोर्ट करते हुए लुधियाना ले आई कि भाई यहाँ पे किसान, यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज हैं, इनको बेच देते। तो ये जो गवर्नमेंट ने काम किया होगा, जो 10 रुपए का काम होगा वो 1,000 रुपए में किया होगा। अब उसकी वजह से क्या हुआ, किसान से उन्होंने सस्ते में वूल खरीदा, इंडस्ट्रीज को महंगे में बेचा, क्योंकि अपनी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत हाई थी। तो उससे बेटर क्या है, इंडस्ट्रीज खुद जाए अपना ट्रक लेके किसानों से खरीद के इंडस्ट्री ले आए। इंडस्ट्रीज का भी फायदा, किसान को 10 की जगह 20 रुपए दे पाई, क्योंकि बीच में से गवर्नमेंट हट गई। तो मींस इस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार की फार्मिंग को, वर्ड सुन लो बहुत ध्यान से, ये फ्यूचर है हिमाचल का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दे दे। अब कंपनी ने कहा कि भाई आपने ये ना 10 शीप रखी हुई है, आप हमको 1 किलो वूल देते हो हर महीने, हमारी रिक्वायरमेंट 50 किलो की है, हम पूरे इंडिया में सिल्क बेच रहे हैं, वूल बेच रहे हैं, वूल गारमेंट्स बना रहे हैं। तो किसान कहेगा भी मैं 50 शीप कहां से रख लूं 50 किलो के लिए, मेरे पास तो पैसा नहीं है। कंपनी कहेगी मैं देती हूं आपको पैसा, मैं आपको पैसा दूंगी, मैं बेस्ट क्वालिटी की शीप बताऊंगी, आपकी शीप ज्यादा बढ़िया नहीं है, ये इसकी प्रोडक्शन बहुत कम है, मैं आपको ऐसी शीप बताऊंगा जो ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है, मरीनो, जो अर्जेंटीना में होती है मरीनो वूल, वो दूंगा। उसकी क्वालिटी ऑफ वूल और क्वांटिटी दोनों हाई होगी। किसान कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कहेंगे हम देंगे पैसा, आप बस वूल उगाओ इनसे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसान की को पैसा भी दिया, क्रेडिट मिल गया, बेस्ट क्वालिटी ऑफ शीप मिल गई, साथ ही साथ एश्योरेंस मिल गई कि शीप से अगर वूल होगा तो कंपनी कहती मैं बैठी हूं, मैं खरीदूंगी आपका वूल। तो इस तरीके से मार्केट भी मिल गई, पैसा भी मिल गया। बेनिफिट क्या हुआ, किसान की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई कल को। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज द फ्यूचर। ऐसी मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग बताऊंगा अभी आगे। तो ये दो नए रिफॉर्म्स की जरूरत है मार्केटिंग वाली साइड में, कॉर्पोरेटिव एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हिमाचल के, क्योंकि लैंड छोटा है, क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट है, नई टाइप की फार्मिंग। दूसरा, गवर्नमेंट को किसान को सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट देने की जरूरत है। किसान के पास पैसा नहीं है, वो एक बिजनेसमैन की तरह है, बिजनेसमैन को उधार मिल जाता है, किसान को नहीं मिलता है। कौन सा क्रेडिट, वर्ड सुनो इकोनॉमी का, इंस्टीट्यूशनलाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट। क्यों जी, इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट का क्या मतलब है कि इंस्टीट्यूशन, सरकार बैंक खोले या कोई और अरेंजमेंट करे जिसके तहत कम कीमतों पे, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको क्रेडिट उपलब्ध कराए, उधार दे दे। क्यों जी, क्योंकि वो आप इन्वेस्ट करने वाले हो अपने एग्रीकल्चर के। तो इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट के प्रोविजन बना के देगी हिमाचल में सरकार। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, अपने रीजनल रूरल बैंक, क्यों खोले जाते हैं रूरल बैंक, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आपने इकोनॉमी तो जीएस में भी पढ़ी है। तो इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, बैंक का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक लाइन में समझ लो कि अगर बहुत सारे लोग यहां पे सेविंग करेंगे और
बैंक इनको कहेगा कि 4% का इंटरेस्ट रेट ले लो, और आगे आप लोन लेने गए तो 10 से 18% के रेट पे आपको लोन मिलेगा, और आप लोन लोगे तो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करोगे। ये जो मार्जिन है 4% मेरे को देना, क्योंकि मैंने बैंक के खाते में 10 लाख रुपए रखे थे और एक बिजनेसमैन आया, उसने कहा मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो, मैं आपको 12% इंटरेस्ट रेट दूंगा, तो बैंक को बेनिफिट हो गया 8% का। ऐसे बैंक पैसा कमाते हैं। अगर कोई रूरल एरियाज में बैंक खोलने को तैयार नहीं है, मैं एसबीआई हूं, मैं कहता हूं मैं रूरल एरियाज में नहीं खोलूंगा। सरकार कहती है जी क्यों नहीं खोलोगे? आप बोलोगे लोगों के पास पैसा ही नहीं है, सेविंग नहीं होंगी, वहां पे सेविंग नहीं होगी तो मैं लोन किसको दूंगा? दूसरी बात, कोई लोन लेने वाला है नहीं, सारे गरीब हैं, सारे फार्मर्स हैं, उनको लोन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी खेती करते हैं, खाते पीते एंजॉय करते हैं, वो लोन नहीं मांगते। तो मींस एज अ बैंकिंग, जब तक मेरे पास सेविंग्स नहीं होंगी और मेरे से कोई उधार लेने वाला नहीं होगा, मेरे लिए प्रॉफिटेबल बैंकिंग नहीं होगी। तो सरकार कहती है ऐसा है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। रीजनल रूरल बैंक, हिंदी में ग्रामीण बैंक क्यों खोले जाते हैं? क्योंकि लो कॉस्टिंग बैंक होते हैं। आप देखो वहां स्टाफ कम होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट कम रखी जाती है, क्योंकि वैसे नुकसान में जाते हैं वो इसलिए है रूरल एरियाज में किसानों को सपोर्ट करने के लिए है वो, बस कि अगर किसी को लोन की आवश्यकता है तो लोन दे पाए ऐसे बैंक। दूसरी बात, सेविंग हैबिट इनकलकेट करने के लिए बैंक खुला है। आपको पता है कि घर में पैसा चोरी हो जाएगा, सेविंग हैबिट डालो, 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए बैंक में रखने की आदत डालो, सेविंग करो। दो बेनिफिट, कल को एक्सीजेंसीज है, मेरे पास बैंक में पैसा रखा हुआ है, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई घर पे, बैंक में पैसा है। दूसरी बात, बैंक को क्या बेनिफिट है, कोई लोन लेने आया तो उसको लोन देने के लिए बैंक के पास भी पैसा है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, इसलिए बैंक जरूरी है। इंग्लिश में एक लाइन याद रख लो, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वी नीड बैंकिंग सिस्टम फॉर मोबिलाइजेशन। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं मोबिलाइजेशन। मेरे से लेके एक बिजनेसमैन तक पैसे को पहुंचाना, बैंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजिंग दीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट, सस्ते दरों पर ब्याज उपलब्ध कराना। क्यों? क्योंकि पहले बिफोर इंडिपेंडेंस और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर आर मेनी कम्युनिटीज जो पैसा उधार पे दिया करते थे लोगों को, लेकिन उनके इंटरेस्ट रेट इतने एग्जॉर्बिटेंट थे, क्योंकि किसान अनपढ़ है, वो पूरी जिंदगी उधार उतारता रहता है, लेकिन उधार उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी उतार दी होगी। क्यों? किसान अनपढ़ है, अंगूठा लगवा के पैसा दे दिया उसको, अब वो पूरी जिंदगी उसका ब्याज लौटा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट नहीं था, उसको पता नहीं था मेरे इलाके में बैंक है ही नहीं, पहले तो है तो पता नहीं है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, बैंकिंग लिटरेसी नहीं है। जनधन अकाउंट योजना इसलिए आई है। आप देखो स्कीम कैसे रिलेट होती है। जनधन अकाउंट योजना इसलिए आई है क्योंकि लोगों के पास बैंकिंग सर्विस सरकार खुद पहुंचाना चाहती है, क्योंकि लोगों को ठगा जाता था क्रेडिट के नाम पे। बहुत सारे ऐसे सरनेम हैं, मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा, जो केवल ब्याज पे ही पैसा दिया करते थे। मल्टी जनरेशन से ये बिजनेस है, और यू विल सी देम, दे आर नाउ फिल्दी रिच, क्योंकि इतने सारे जनरेशन ने लोगों के लैंड को हड़पा। मॉर्गेज लैंड होता था, उसी के मॉर्गेज करके ही पैसा मिलता था, वो पैसा कभी वापस उन तक पहुंचता ही नहीं था, या पहुंचता था तो वो देखते थे इतना हाई इंटरेस्ट रेट है कि किसान कभी भी वो ब्याज को उतार ही नहीं पाए। देयर आर मेनी सरनेम्स जो केवल यही काम कर रहे हैं, हेरिडिटरी लाइन। ठीक है, तो इनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट नीड इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट, ताकि किसानों के साथ ये इनजस्टिस ना, सोशल जस्टिस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक जस्टिस का पार्ट। ऑलराइट, तो ये सारे अगर रिफॉर्म सरकार करेगी तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आएंगे। अब देख लो, अब जितनी भी पॉलिसी अब आप पढ़ने वाले हो, आपके इकोनॉमिक सर्वे की सारी पॉलिसी पढ़ाऊंगा इस फ्रेमवर्क के अंदर। फ्रेमवर्क आपके समझ आ गया, आपको पॉलिसी यूं समझ आ जाएगी। नहीं तो आपको पॉलिसी ना रैंडम लगेगी, आपको लगेगा भाई एक तरफ इरिगेशन लिखा हुआ है, एक तरफ क्रेडिट लिखा है, क्यों लिखा हुआ है? तो आपको पॉलिसी में सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिलेगा। आप आंसर लिखोगे, आंसर में भी वो हैphazardness ऑफ योर थॉट विल बी रिफ्लेक्टेड, बिकॉज यू विल नॉट हैव द स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस। वो मैं आपको ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूं। ठीक है जी। अब देखो गवर्नमेंट और क्या कर सकती है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। उधार दे दिया, मार्केट बना के दे दी। अब गवर्नमेंट कहती है गवर्नमेंट ने देखा किसान ना आत्महत्या कर लेता है। अगर आप देखोगे डेक्कन का फार्मर, कॉटन बेल्ट का फार्मर आत्महत्या कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों कर रहा है, पूछा जाए इससे। तो उसने कहा कि भाई आपने मेरे को पहले तो इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट नहीं दिया,
एक व्यक्ति था, उससे मैं उधार पे पैसा लेकर आया। आपने ध्यान से वर्ड सुनना, एग्रीकल्चर को कैपिटल इंटेंसिव बनाया। वर्ड लिख लो, कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का अर्थ क्या है? एग्रीकल्चर करना, मेरे दादाजी एग्रीकल्चर करते थे, उनको तो कोई उधार लेने की जरूरत नहीं थी। मेरे को एग्रीकल्चर करने के लिए क्यों उधार लेना पड़ता है? क्योंकि आपने कैपिटल इंटेंसिव बनाया। गवर्नमेंट ने पूछा कैपिटल इंटेंसिव क्या है? वो कहता है सीड्स पहले मैं अपने खेतों के खुद इस्तेमाल करता था। मैंने गेहूं उगाया, कुछ गेहूं की फसल बेच दी, कुछ बीज बचा के रख लिए, उन बीज से बाकी खेती करी अगले साल। तो सीड्स मैं बचा के रखता था। आज आपने कहा ये लो हाइब्रिड सीड मार्केट से खरीदो, फ्री में तो नहीं दिया, मैंने खरीदा। आपने कहा सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज कर देता है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड, क्योंकि ये 6 महीने की फसल 4 महीने में तैयार करता है। दूसरा, 10 की जगह 20 किलो जो है गेहूं बना के देगा। तो ये जो 20 किलो गेहूं की वेट आया, ये कहां से आया? सॉइल में से। आप धीरे धीरे सॉइल की मात्रा घटेगी, क्योंकि यही तो सॉइल गेहूं में कन्वर्ट होगी। कहां से आएगा गेहूं के अंदर न्यूट्रिशन? सॉइल से। तो मींस सॉइल का वॉल्यूम और सॉइल का न्यूट्रिशन डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से आपने कहा इसको रिचार्ज करो, ये लो फर्टिलाइजर की बोरी। तो मैंने फर्टिलाइजर खरीदा, मैंने सीड खरीदा। फिर आपने बोला अरे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड उगा लगा दिया, इसको तो पानी चाहिए बहुत ज्यादा। और फिर मैंने कहा कि सरकार ने तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं करी। फिर मैंने एक नलका लगाया, उस नलके से पाइप से मैं पानी देता हूं, पानी का बिल आ जाता है, तो पानी भी मैं खरीद के दे रहा हूं। ठीक है, फिर मैं इन सब चीजों को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं एक व्यक्ति के पास जाके पैसा ले आता हूं। तो कुछ ऐसे सरनेम हैं जो कई जनरेशन से केवल उधार पे पैसा दिया करते थे। तो मेरे को, क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अच्छा नहीं है, तो मेरे को इस रेट पे ब्याज मिला, इंटरेस्ट पैसा मिला जो मेरे को पता ही नहीं। तो मींस किसान का अगर क्रॉप फेलियर, वर्ड सुनो, क्रॉप फेलियर हो गया, तो उसने जो 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे इस उम्मीद में कि वो 300 रुपए कमाएगा, 100 वापस करेगा, 200 खुद रख लेगा, क्रॉप फेलियर हो गया, उसके 300 रुपए बर्बाद हो गए। मींस उसके ऊपर 100 रुपए का उधार और आ गया। इसीलिए किसान आत्महत्या करता है, क्योंकि फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव है, इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट सोर्स नहीं है। किसान आत्महत्या कर लेगा लास्ट में, क्योंकि उसने जमीन को गिरवी रख के वो 100 रुपए लिए थे। अब उसको लगता है कि ये जमीन भी उससे छिन गई। तो ही विल बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी इफ ही विल बी अलाइव, अदरवाइज ही विल कमिट सुसाइड। तो ऐसे सुसाइड हो रहे, और ये है उनके रूट कॉज एनालिसिस। तो किस गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने अब एक स्कीम निकाली, हिमाचल की सरकार ने निकाली, मैं स्कीम डिस्कस करूंगा, जिसमें कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग को मना किया गया। इन सारी चीजों के कैपिटल इंटेंसिव के प्रोसेस को कम किया गया। दूसरा, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट कर दिया। अगर क्रॉप फेलियर हो भी गया, कोई बात नहीं, आप अगले साल उधार उतार देना, आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी। या गवर्नमेंट लोन वेवर कर देगी कि माफ कर देगी, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं दे पाए कोई बात नहीं। जनरली लोन वेवर अच्छी चीज नहीं है, आप उनको उनकी हैबिट खराब करते हो, क्रेडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब करते हो। तो आप उनको बोलो इस साल नहीं अगले साल देना है, देना जरूर है। आप अगर लोन वेवर करोगे वो आदत बन जाएगी। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देगी जिससे उसकी जमीन तो एटलीस्ट नहीं छीनेगी, इस साल नहीं तो अगले साल खेती अच्छी हो जाएगी, फिर वो पैसा अपना उधार होता। अगर इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट होता, या अगर इंश्योरेंस फैसिलिटी होती, इसलिए तो होता है इंश्योरेंस, आपका कार का इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस क्यों किया जाता है? कोई भी ऐसी संभावना जिसकी वजह से आपकी जान या आपकी कार बर्बाद हो सकती है, इसलिए इंश्योरेंस किया जाता है। तो क्या क्रॉप का इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता था? क्योंकि किसान के लिए तो वही सब कुछ थी, इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम्स आई टू अवॉइड फार्मर सुसाइड, टू गिव देम सर्टेनिटी। नहीं तो क्या होगा, आप देखो हिमाचल के अंदर अगर 68% किसान फार्मिंग कर रहे हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन देख रही है उनके पिताजी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं फार्मिंग में 50 पैसा कमाने के लिए, कि वो पहले उधार पे पैसा लेकर आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं खेतों में, उसके बाद थोड़ी सी फसल होती है, इससे अच्छा है वो कहीं और नौकरी कर लेते तो ज्यादा पैसा कमाते। तो ये मेंटेलिटी आ गई है नई जनरेशन में, और ऑब्वियस था ना, क्योंकि फार्मिंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एनीमोर। पहले तो वो बिजनेस ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उतने रिटर्न्स नहीं है, तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही फार्मिंग की। तो सरकार को लगातार फार्मिंग की प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है, ताकि यहां पे नई जनरेशन भी एंगेज हो, पैसा कमाए, जैसे पंजाब हरियाणा में कमाए। तो हिमाचल गवर्नमेंट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मिंग के ऊपर काम करेगी। वो कब करेगी? जब वो देखेगी अच्छे से अच्छा सीड दे दो, अच्छे से अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी दे दो, सस्ती रेट पे क्रेडिट दे दो, मार्केट बना के दे दो,
तो ये जो फसल उगाएगा वो बिकने की भी श्योरिटी है, ऊंचे दामों पे बिकेगी। अगर ऐसा काम कर लिया तो एज अ यूथ मेरे को लगेगा मैं किसी के वहां नौकरी करने क्यों जाऊं हिमाचल से बाहर, मैं फार्मिंग कर लेता हूं हिमाचल में रह के, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है। तो मींस यूथ का माइग्रेशन भी रुकेगा। आप देखो सारी स्कीम कैसे कनेक्ट की जाती है। यूथ का माइग्रेशन रोकने के लिए, यूथ को एग्रीकल्चर करवाने के लिए वी नीड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट इन दीज डेज इज वर्किंग ऑन दी राइट द वर्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्टिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, 3P ऑफ एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल पे मैं बाद में आऊंगा। 3P ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। एक और लिखना है तो सस्टेनेबिलिटी लिख लो। सस्टेनेबिलिटी इतना बड़ा टर्म है, हमें लगता है एनवायरमेंट की बात हो रही है। अभी मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा दायरा होता है सस्टेनेबिलिटी का। ठीक है जी, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है आपकी। तो ये सारे फैक्टर हैं, अगर सरकार काम करेगी तो एग्रीकल्चर की कोई भी स्कीम बनेगी इनके अंदर ही बनने वाली इन फ्यूचर। अब आपकी सारी स्कीम जो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा वो इन दायरों के अंदर होगी। लास्ट बात सोच लो, लास्ट बात लिखो, एक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन। क्यों जी? कि एग्रीकल्चर में मान लो, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले, किसान है पंजाब हरियाणा का, यहां प्लेन इलाके हैं, रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध है, बड़े बड़े ट्रक आना जाना कर सकते हैं क्योंकि प्लेन इलाका है, रोड नेटवर्क बना हुआ है। किसान को चाहिए बड़े सारे सीड्स, ट्रक ने पहुंचा दिए। किसान को चाहिए फर्टिलाइजर, पहुंच गया। किसान को चाहिए इरिगेशन फैसिलिटी, मिल गई। क्यों? क्योंकि प्लेन इलाका था। तो मींस अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा होगा, किसान तक रॉ मटेरियल सीड की फॉर्म में, फर्टिलाइजर की फॉर्म में पहुंचता रहेगा, क्योंकि रोड नेटवर्क अच्छा था। आपका किसान बैठा है ट्राइबल एरिया में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अंडमान निकोबार में, उस तक रोड नेटवर्क पहुंचता नहीं है। तो मींस ट्रांसपोर्ट नहीं था तो किसान तक रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पाया। किसान ने बहुत अच्छा कोई एग्रीकल्चर का आइटम बना दिया, बहुत बढ़िया क्वालिटी का सिल्क बना दिया, बहुत बढ़िया क्वालिटी की वूल उगा दी, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एप्पल कल्टीवेट कर दिया, उसको पता नहीं है इसको बेचने कहां जाना है। मींस मार्केट तक किसान को लिंक करने वाली रोड मिसिंग है। तो मींस खेती वैसे ही बर्बाद हो जाएगी अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क एज एन आर्टरी, राइट इट डाउन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क एज एन आर्टरी बिटवीन द बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड लिंकेजेस ऑफ एग्रीकल्चर और एनी इंडस्ट्री। आपको देखो, टूरिज्म चाहिए, आपको इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, आपको एग्रीकल्चर को सेटअप करना है, आपको रोड रेलवे नेटवर्क चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना GS1 का क्वेश्चन आ चुका है हिमाचल में, क्योंकि रूरल एरियाज है हिमाचल, 90% रूरल पॉपुलेशन, 91%, वहां रोड नहीं पहुंचाओगे तो तरक्की कैसे होगी? तो आप देखो सारी स्कीम कनेक्ट हो रही है एग्रीकल्चर के साथ, कि रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसलिए जरूरी है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज इनहेबिटिंग इन द रूरल एरियाज एंड आउट ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन 66% ऑफ द पॉपुलेशन इज परसुइंग एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वी नीड गुड रोड नेटवर्क so that they could pursue agriculture, they could make their agriculture profitable. तो this is the thing, ऐसे स्कीम कनेक्ट होती है। ऑलराइट, तो इसलिए एग्रीकल्चर का अगर विकास करना है, अब देख लो, एक नहीं, दो नहीं, 10 स्कीम लगेंगी। आपको लैंड रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे, आपको अच्छी क्वालिटी का सीड देना पड़ेगा, आपको फर्टिलाइजर के लिए सॉइल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, आपको क्लाइमेट के लिए, रेनफॉल को ओवरकम करने के लिए, अब देखो क्लाइमेट को ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है। आपने सुना है पॉली हाउस फार्मिंग, हिमाचल में बहुत फेमस है। क्यों? टेम्परेचर इज वेरी लो, कंड्यूसिव टेम्परेचर फॉर कल्टीवेशन क्रॉप इज रिक्वायर्ड, वी क्रिएट अ पॉली हाउस और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मींस अगर आपकी पॉलिसी बनेगी क्लाइमेट के लिए, कैसे बनेगी? ग्रीन हाउस, जो पॉली हाउस योजना बनी है। क्यों बनी है? ताकि आपकी वो क्रॉप जिनको थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो, हिमाचल नहीं दे सकता, पॉली हाउस में उगा दो, वो क्रॉप उग जाएंगी। एक टेक्नोलॉजी है। हिमाचल में जहां इरिगेशन फैसिलिटी नहीं दी क्लाइमेट ने, उस इरिगेशन फैसिलिटी को सरकार प्रोवाइड करेगी, टेक्नोलॉजी है। तो मीन सरकार टेम्परेचर और रेनफॉल के लिए भी कोई ना कोई स्कीम लाएगी, रेनफॉल के लिए इरिगेशन लाएगी, टेम्परेचर के लिए पॉली हाउस योजना लाएगी। अब देखो सारी स्कीम्स कनेक्ट होनी शुरू होंगी इन एरिया से। मार्केटिंग वाली साइड, मार्केटिंग का आपने सुना है ना,
हिमाचल में मिल्क फेड, हिम मिल्क फेड फेडरेशन कॉर्पोरेशन, मार्केटिंग। वूल बोर्ड, सिल्क बोर्ड, सारे दिखाऊंगा मैं, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, सामान बनाया है तो बेचो, बेचने में हेल्प कौन करेगी? सरकार। ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, कांगड़ा कॉर्पोरेटिव बैंक क्यों बने हैं ये? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए रूरल एरियाज में, सस्ती दरों पे ब्याज देना, लोन देना जरूरी है, क्योंकि किसान फार्मिंग में इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा कि वो बिजनेसमैन की तरह 12% का लोन उठा ले। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज वेरी लेस, तो उसको 4 या 5% में किसान क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बना के देते? इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, कि एग्रीकल्चर को अनिवार्य है लोन देना। क्यों? प्राइमरी सेक्टर है ये हमारा इकोनॉमी का, लोगों की निर्भरता है, गरीबी है, दूर कैसे करोगे? तो पॉवर्टी इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, वो अभी मैं लैंड रिफॉर्म्स में बताऊंगा। तो वी नीड कि अगर लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर निकालना है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करनी है, एक डिग्निटी ऑफ लाइफ देनी है, आपने प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट की मैक्सिमम स्कीम हिमाचल के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर बनेगी, क्योंकि लोगों की चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंश्योरेंस फैसिलिटी दो एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन दो। इन सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट लिखो, वर्ड इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। यहां पे जगह नहीं है, मैं यहां पे समझा, लेट्स राइट इट हियर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्या मतलब है? जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने बंद कमरे की लेबोरेटरी में करी है, क्या वो रिसर्च किसान के फील्ड तक पहुंचे या नहीं पहुंची? तो लेबोरेटरी से फार्म लैंड तक लिख लो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज अबाउट कनेक्टिंग लेबोरेटरी विद द फार्म्स। सिंपल भाषा में, लैब विद फार्म्स। लैब मींस मैं एक साइंटिस्ट हूं, मेरे को सरकार ने काम दिया है कि आप काउ, गाय की ऐसी वैरायटी को ढूंढो, ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड करो गाय को कि उससे 10 की जगह 20 किलो दूध निकले, ताकि किसान को बेनिफिट हो। और ऐसी गाय बनाओ कि बाय डिफॉल्ट जिसको बीमारियां ना लगे, क्योंकि उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है बीमारियों से। तो मैंने रिसर्च करी और मैंने अपनी लेबोरेटरी में 10 साल में एक ऐसी जेनेटिक काउ क्रिएट करी है जो 10 नहीं, 20 नहीं, 30 किलो दूध देगी और जिसको कोई बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन वो गाय को लेबोरेटरी से लेके लोगों के घरों तक पहुंचाने की कनेक्टिविटी तो सरकार ही करेगी, या वो भी साइंटिस्ट का काम है? तो मीन सरकार का काम है, जो रिसर्च हो चुकी है उस रिसर्च को किसान तक पहुंचा दो। दिस फैसिलिटी इज नोन एज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अगर आपको ध्यान हो, एक टाइम पे दूरदर्शन में एक सीरीज आती थी, कृषि दर्शन। उसमें यही बताया जाता था कि खेती की जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप तक रिसर्च को पहुंचाने के लिए कम्युनिकेट कर रही है। कैसे? दूरदर्शन के माध्यम से। कैसे? रेडियो के माध्यम से। पहले किसानों के लिए अलग चैनल है, आज भी है, जिसमें कृषि के ऊपर जो है कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन होती है। उस टेक्नोलॉजी को कैसे अवेल करना है, कोई स्कीम आई है उसको कैसे अवेल करना है, गवर्नमेंट कम्युनिकेट करेगी रेडियो से या टेलीविजन से, या आजकल पंचायतों को बता दिया जाएगा, पंचायत आगे कम्युनिकेट करती जाएगी। जिला परिषद को बता दिया, वो नीचे बता दिया, उन्होंने पंचायत को बता दिया। तो मींस एग्रीकल्चर रिसर्च होना जरूरी है एग्रीकल्चर में। क्यों? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड कैसे बनाओगे? एप्पल के ऊपर रिसर्च करोगे तो आप कैसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ एप्पल को प्रोड्यूस करोगे? क्योंकि लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करोगे, किसानों तक वो प्रोडक्शन को पहुंचाओगे, उस टेक्नोलॉजी को पहुंचाओगे कि भाई ये हमने एक एप्पल की वैरायटी बनाई है, इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, इसमें पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा, ये एक पेड़ पे 10 की जगह 20 किलो सेव हो जाएंगे। तो मींस लगातार रिसर्च, लगातार रिसर्च हर फील्ड में, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, वूल, तो हर फील्ड में रिसर्च, उस रिसर्च को किसान तक कनेक्ट करने का नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो हिमाचल की सरकार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए भी काम कर रही है और इसकी भी स्कीम हम पढ़ेंगे आज। तो अब आपको समझना पड़ेगा, ये मैंने एक आपको फ्रेमवर्क बना के दे दिया, इस फ्रेमवर्क के अंदर ही हमने एग्रीकल्चर को परस्यू करना है। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर को अब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अर्लियर आई हैड एक्सपेक्टेड कि एग्रीकल्चर को एक ही लेक्चर में कर लिया जाएगा, लेकिन इट इज गोइंग वेरी वेरी लेंथी, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की थोड़ी सी मैं आपको
बता देता हूं हमने क्या करना है। अब एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर के बाद अलाइड एक्टिविटीज क्या है, एक एक एक्टिविटी को डिस्कस करना है, तो इट इज अ टाइम टोलिंग प्रोसेस। ये अलग अलग अलाइड एक्टिविटी, बीट फॉरेस्ट्री, बीट एपीकल्चर, बीट सेरिकल्चर, बीट फिशरी, पिसिकल्चर। अलाइड एक्टिविटी में एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के भी अलग अलग सेट। क्या एनिमल हस्बेंड्री में वूल करना है, क्या एनिमल हस्बेंड्री में गोट पालनी है, क्या पोल्ट्री करनी है कि गाय पालनी है। ठीक है, एग्रीकल्चर का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर डिटर्मिनेंट आज हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट हमने एग्रीकल्चर, फिर लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो ये सारे एस्पेक्ट पे कल हम चर्चा करेंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू अवर क्लास विद एग्रीकल्चर, देन वी विल मूव टुवर्ड इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म, दैट आर नॉट वेरी बिग टॉपिक, क्योंकि एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो छोटे हैं, लोगों की इंप्लॉयमेंटेबिलिटी कम है, स्कीम उनमें कम बनेगी। एग्रीकल्चर में मैंने बताया मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड और पॉवर्टी इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट के लिए स्कीम ज्यादा एग्रीकल्चर में ही बनाई जाएंगी। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।